जगदीश जी को बड़ा गुस्सा तो आ रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बड़ी बहू की बड़बड़ ने नाक में दम कर दिया था और वजह कुछ भी बड़ी नहीं थी, केवल उनके दांत में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने दांत निकालने के लिए कहा, पर दर्द बहुत अधिक था, इसलिए दांत निकाला नहीं जा सकता था। दर्द कम हो इसलिए दवाई दे दी थी। उन्होंने अपनी बहू को पतली पतली खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, क्योंकि और कुछ खाना तो आज बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। पर बहू ने 2 रोटी और एक सूखी सब्जी थाली में परोस के पोते के हाथों भिजवा दी और उन्होंने खाना खाया नहीं। इसलिए बहू बड़बड़ा रही थी कि खाना वाना खाना नहीं होता तो बनवाते ही क्यों हो, कितना भी कर लो इनके लिए, इनके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। ऐसा बोलते बोलते बहू थाली लेकर वहाँ से चली गई। जगदीश जी ने लंबी सांस ली और अपनी छड़ी उठाई और अपने दोस्त प्रसाद के घर की तरफ चल पड़े। आज उनका मन बहुत ही ज्यादा उदास था और उनका अपनी दिवंगत पत्नी को याद करते हुए रास्ते में चलते चलते एक बेंच पर जाकर बैठ गए। बैठे बैठे वो अपने शुरुआती दिनों को याद कर रोने लगे। जगदीश जी के 3 लड़के विपिन, मनोज और रोहन सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं। उनकी पत्नी सुनंदा कम पढ़ी लिखी होने पर भी मेहनती और स्वाभिमानी स्त्री थी। बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने घर को संभाल कर रखा था। काट कसर के एक एक पैसा करके जोड़ा करती थी। ये उन्होंने अपनी पत्नी से ही सीखा था, इसलिए अपनी पूरी तनख्वाह वो सुनंदा जी के हाथ में ही रख देते थे और खुद हमेशा निश्चिंत होकर बैठ जाते थे। घर के मामलों में भी वे ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, पर कभी कभी उनको अपनी पत्नी की सलाह की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा ही उनके साथ खड़ी रहती थी। दिन ब दिन उनकी तरक्की होती जा रही थी। बच्चों की अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही थी। जैसे तैसे उन्होंने एक बस्ती में एक छोटा सा घर ले लिया। जगदीश जी ने कर्ज लेकर और कुछ दोस्तों से उधार लेकर अपनी पत्नी का ये सपना पूरा कर दिया था। बच्चे बड़े हुए तो जगदीश जी ने 2 मंजिला घर और बड़ा कर लिया। अब तो बच्चों की शादी हो रही थी। जगदीश जी अपने छोटे बेटे रोहन के साथ पहले फ्लोर पर रहते थे। विपिन और मनोज दूसरे और तीसरे फ्लोर पर रहने लगे। वैसे तो सभी अलग अलग ही थे, पर तीज त्योहार पर सब एक साथ आकर त्योहार को मनाते थे। रोहन की पत्नी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उसे परेशानी बहुत होती थी। वो यही सोचती रहती थी कि ये दोनों बस ऐसे ही हाथ हिलाते आ जाती हैं, काम तो कुछ करती नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन ये चीजें कभी लड़ाई में तब्दील नहीं हुई, क्योंकि सुनंदा जी खुद बहुत मेहनती औरत थी। दिन भर किसी न किसी काम को करती ही रहती थी। जब कभी दोनों एक साथ बैठते तो जगदीश जी यही कहते थे कि अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो आएगी ही, आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। पहले तो मैं तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो सारे सपने पूरे करूंगा। और सुनंदा जी बस हल्की सी मुस्कुराकर सिर हिलाकर हंस दिया करती थी, लेकिन उनका सपना बस सपना ही बन के रह गया और सुनंदा जी उन्हें छोड़कर चले गईं। जिस पत्नी से इतने प्यार और ममता से घर की नींव रखी थी, अब उस घर में दरारें पड़ने लगी थी। तीज त्योहार मनाना भी अब एक साथ बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा था। सभी अपनी अपनी गृहस्थी में मग्न थे। 2 दिन पहले जब वे घर आए थे तो सभी कुछ बात कर रहे थे। जगदीश जी बड़े ही कौतूहल की दृष्टि से सब लोगों को देख रहे थे। बड़े दिनों बाद आज सब एक साथ नजर आए हैं, इसलिए वे चुपचाप एक कोने में जाकर बैठकर बस उनकी बातों को सुनने लगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बात उन्हें संभालने की हो रही है और तीनों बेटों ने 3-3 महीने उन्हें संभालने का फैसला कर लिया है, तो मानो वे टूट से गए थे। छोटी बहू कह रही थी कि अगर घर का बंटवारा होने पर सभी का हक समान मिलेगा तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी सभी की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पिताजी का भी बंटवारा करने का फैसला कर लिया था। छोटी बहू को भी थोड़ी आजादी चाहिए थी, जो पिताजी के कारण नहीं मिल पाती थी। उसकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। इसलिए अब पिताजी 3 महीने एक बेटे के साथ, 3 महीने दूसरे बेटे के साथ और फिर 3 महीने तीसरे बेटे के साथ रहेंगे, ऐसा फैसला कर लिया गया था।
पर सबसे ज़्यादा परेशानी तो तब होती थी जब महीना आखिर में होता था और पिताजी की तबीयत बिगड़ जाती थी और इलाज भी नहीं करवाया जाता था, क्योंकि वे दूसरे बेटे के पास जाने वाले थे तो इलाज वही करवा देगा। और आज तो उनकी सब्र का बांध ही टूट गया। 2 दिन पहले वे अपना दांत निकलवा कर आए थे। उन्होंने मंझली बहू से हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पास अभी समय नहीं है। वैसे भी 2 दिन बाद छोटी बहू के पास जाना है तो वहीं जाकर आप खा लेना, मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। अभी तक तो वे सब कुछ सहन कर रहे थे, लेकिन आज तो अति ही हो गई। उनका मन भर आया था। आंखों में आंसू लिए वे अपने दोस्त प्रसाद के घर की तरफ निकल पड़े। प्रसाद जी उनके बचपन के दोस्त थे, लेकिन वे थोड़े व्यवहारिक किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया कि थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है। अभी भी घर तुम्हारे नाम पर ही है। जब कभी बहू बेटी सर पर बैठने की कोशिश करें तो उन्हें अच्छे से समझा देना कि किसी को घर में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। परंतु जगदीश जी को ये सब कुछ सही नहीं लगता था, पर आज उन्हें ऐसा लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अपने दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा करके वे घर वापस आ गए। घर आते ही पत्नी की फोटो के सामने खड़े हो गए, मानो मन ही मन उनसे कुछ कह रहे हों। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया और वे भूखे पेट सो गए। सुबह उठे तो देखा तीनों बेटे अपनी बीवी बच्चों के साथ घूमने के लिए निकल रहे हैं। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि पिताजी कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। जगदीश जी भी कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उसे अमल में लाना था। जब बेटे को ही अपने बाप की परवाह नहीं है तो बहुओं को दोष देकर क्या फायदा। बहू तो अपने पति अपने बच्चों से मतलब रखेंगी ही। सास ससुर तो उन्हें बोझ लगने ही लगते हैं। वे हक की बात तो करती हैं, पर जिम्मेदारी उन्हें याद नहीं आती। जगदीश जी अपने दोस्त के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर के पास चले गए, उससे मिलने, कुछ सलाह मशवरा किया और घर आ गए। 15 दिन बाद जब बेटे बहू घर पर वापस आए तो देखते हैं कि घर में तो ताला लगा हुआ था। छोटी बहू बहुत गुस्से में तमतमाते हुए बोली, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। उन्हें पता था कि आज हम लोग आने वाले हैं, तो क्या समय से घर नहीं आ सकते थे। उसके गुस्से की एक वजह यह भी थी कि अब उसकी बारी थी जगदीश जी को संभालने की। काफी देर इंतजार करके सभी प्रसाद जी के घर की तरफ चल दिए। उन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने घर 10 लाख में बेच दिया है और इस समय वे कहाँ रह रहे हैं किसी को पता नहीं है। उन्हें लगा कि किसी ने उनके साथ एक भद्दा मजाक किया है। तीनों ही बेटों को अपने पिता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वे यह भी सोच रहे थे कि कोई कैसे 1 करोड़ का घर 10 लाख में बेच सकता है, कोई इतने घाटे का सौदा कैसे कर सकता है। ये सब बातें इन तीनों भाइयों की समझ से परे थी और तीनों अपनी बीवियों और बच्चों को लेकर ससुराल के लिए निकल गए। दूसरे दिन तीनों भाइयों को प्रसाद जी का फोन आया और उन्होंने कहा बहुत जरूरी बात बतानी है। ऐसा कहकर प्रसाद जी ने उन तीनों को घर पर बुलाया। वहाँ से उन्हें जो पता चला मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो, सोचने समझने की शक्ति मानो रही ही ना हो। हाथ पैर जोड़ने के बाद उन्हें प्रसाद जी ने बताया कि अब उनके पिता बनारस में रहते हैं और वहीं उन्होंने खुद का घर भी ले लिया है। जैसे तैसे बनारस का पता लिया और सभी बनारस जहां जगदीश जी रहते थे वहां पहुंच गए। पिताजी का ये कदम उनकी समझ से परे था। जब वह उनके घर पे पहुंचे तो उन तीनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब देखकर जगदीश जी मुस्कुराए और उन लोगों का स्वागत भी किया। गुड्डू जरा यहाँ आना, किसी को उन्होंने आवाज देकर बुलाया। देखा तो एक 12 साल का लड़का दौड़ते हुए आया। उन्होंने उसे कहा कि 6 प्लेट कचौड़ी और सब्जी लेकर आना। सभी उसकी तरफ आश्चर्य की नजर से देख रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कौन पहले बोलेगा और क्या बोलेगा। गुड्डू ने जल्दी से 6 प्लेट कचौड़ी सब्जी लाकर सभी के सामने एक एक करके रख दी, पर किसी ने भी प्लेट को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर जगदीश जी खुद चलाकर बोले, मुझे पता है तुम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, साथ ही साथ तुम लोग यह भी सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब करने की वजह भी तो तुम लोगों ने ही मुझे दी थी। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी।
मेरे अकेले की तनख्वाह में तुम्हारी माँ कितने अच्छे तरीके से घर संभालती थी। उसने तुम सभी को कितनी प्यार और ममता से एक साथ बांध के रखा था और तुम 6 लोगों ने एक बूढ़े बाप को महीनों में बांट दिया। कम से कम 2 समय का खाना देती थी, तब भी कोई बात नहीं थी, पर वो भी आप लोगों से नहीं हो पा रहा था। पार्लर, किटी पार्टी सब में जाने के लिए समय था तुम लोगों के पास, लेकिन 2 रोटी बनाने के लिए किसी के पास भी समय नहीं था। तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं जिसके पास भी रहता था उसी के यहाँ पेंशन खर्च करता था, फिर भी मेरी दवाइयों के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम सभी को तुम्हारे हक याद है, लेकिन बूढ़े बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी कभी याद नहीं। अगर मेरे बेटे मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो बहुओं से क्या उम्मीद रखूं? तीनों बेटे बहू गर्दन नीची करके खड़े थे। मुझे पता है कि मेरा फैसला तुम लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इन सभी के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो। और तुम्हें ये भी पता चल गया कि मैंने कम दाम में घर बेच दिया है, उसका भी मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। मैंने पोता पोती के नाम पर 5-5 लाख रुपए कर दिए हैं, जो वो बड़े होने पर उन्हें मिल जाएंगे। मैंने यहाँ 2 कमरे का घर खरीद लिया है और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस फैसले से। यहाँ के वृद्धा आश्रम में भी मैंने 15 लाख रुपए दे दिए हैं और मेरे मरने के बाद ये घर भी वृद्धा आश्रम को ही मिलेगा। जिस लड़की को मैं गुड्डू कहकर पुकार रहा था वो मेरे साथ रहता है, उसका नाम मैंने एक स्कूल में लिखवा दिया है और उसके नाम पर 2 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर दिए हैं। और रही बात मेरे पेंशन और बैंक में बचे हुए पैसों की, तो उन पैसों से मेरा और गुड्डू का जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम सभी अब आजाद हो, जैसे जीना चाहो वैसे जियो। इतना कहकर जगदीश जी कुर्सी पर आंखें बंद कर बैठ गए। तीनों बेटों को समझ नहीं आ रहा था कि पिता के इस फैसले को लेकर क्या कहा जाए, और तीनों बहुएं सामने पड़ी कचौड़ी सब्जी की प्लेट को देखकर ये सोच रही थी कि प्लेट की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।